हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द हिंदू एडिटोरियल इन हिंदी। तो फ्रेंड्स, आज है 4 फरवरी 2021 और 4 फरवरी को द हिंदू न्यूज़पेपर में जितने भी आर्टिकल्स आए होंगे आज हम उनका हिंदी में रूपांतरण देखेंगे तथा उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम में आपको लाभ पहुंचा सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज के क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं। आज जो हमारा आर्टिकल आया है जो अभी बाइडेन साहब जो अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति के रूप में नामित हुए हैं, जो बने हैं वहाँ पे, तो उनके सामने अभी क्या क्या चुनौतियां हैं। दूसरा आर्टिकल जो आया है वो अर्बन विजन्स, मतलब जो अभी सरकार ने बजट पेश किया है केंद्र सरकार ने, तो क्या इस समय शहरीकरण को बढ़ावा देना और किस तरह शहरीकरण को बढ़ावा देना, ये सबसे जरूरी पॉइंट है। मतलब शहरीकरण को बढ़ावा देना नहीं, मतलब किस तरीके से शहरीकरण को बढ़ावा देना चाहिए। फिर एक आर्टिकल आया है कि जो अभी वैक्सीनेशन चल रहा है, तो वैक्सीनेशन क्या राष्ट्रवाद से जुड़ा होना चाहिए या कि ये अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जुड़ा होना चाहिए। मतलब जो वैक्सीनेशन अभी इन्होंने टीकाकरण शुरू हुआ है देशों में कोविड-19 का, तो वो राष्ट्रवाद की तरह लिया जाना चाहिए या एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तरह लिया जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं आर्टिकल जो हमारा है। पहला आर्टिकल है नो टू वैक्सीन नेशनलिज्म येट टू ग्लोबल कॉपरेशन। मतलब यहाँ पे राइटर यही बोल रहे हैं, नॉट टू वैक्सीन नेशनलिज्म, मतलब राष्ट्रवाद की तरह मुद्दे की तरह मत देखो वैक्सीनेशन को, इसको किसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की तरह देखो। तो चलिए हम इसे देखते हैं आगे। अभी देखिए जो हमारा जब से ये टीकाकरण जब वैक्सीनेशन का शुरू हुआ है, तो ये क्या हुआ गया, ये एक बहुत बड़ा मतलब क्या हो गया, मुद्दा बन गया है कि अरे टीकाकरण दुनिया में शुरू हो चुका है, किसको लगेगा किसको नहीं लगेगा। मतलब भारत में आप ही सोचो, आप सोच रहे हो कि हाँ एक प्रॉपर तरीके से लग रहा है, हेल्थ वर्कर को लगा, पुलिस को लगा, इसके बाद हम लोग को लगने वाला है। तो ये जो है महामारी जो है, ये महामारी किसी को इन्होंने बख्शा नहीं है। जो कोविड-19 बाबा थे, इन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। पूरी दुनिया में अमीर गरीब सबको क्या कर दिया, एक लाइन में लाके कर दिया कि सब समान हो। हमारे सामने हम कोविड-19 बाबा थे, हमारे सामने कोई भी ऊपर नीचे अमीर गरीब कुछ नहीं है, सब जाति वाति सब बराबर है, हम सबको चपेटेंगे, चाहे अंबानी हो, चाहे एक गांव का नागरिक हो, एक गांव का अंतिम व्यक्ति हो जिसके पास खाने को नहीं है, चाहे इसके उसके पास जिसके पास खाने को बहुत है, हम सबको लपेटेंगे। तो जो वैक्सीन थी, इन्होंने क्या किया, जो अमीर देश थे, तो देखिए भारत है और हमारा चीन है, ये दो देश हैं जो एशिया दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व करते हैं इंटरनेशनल लेवल पे। अब दोनों जानते हैं जनसंख्या में नंबर 1 2 पे कंपटीशन इनका चलता ही रहता है। हम नंबर 2 पे आएंगे, हम नंबर 1 पे रहेंगे। ये क्या करते हैं, हम लोग भी 2030-35 तक क्या करेंगे, चाइना को पीछे छोड़ देंगे। आर्थिक विकास में तो नहीं, लेकिन जो जनसंख्या का हमारी विकास है वो नंबर 1 पे हम दुनिया में आ जाएंगे। तो इन्होंने बोला कि जो अमीर देश थे उन्होंने क्या किया कि वैक्सीन को खरीदना शुरू कर दिया। मतलब जो फिफ्जर और जो बड़े बड़े कंपनियां जो वैक्सीन बनाई हैं, इन्होंने 2021 में जो फिफ्जर था उसका 82% डोज पहले से ही बुक कर लिया कि हम क्या करेंगे, हम तुम्हें टाइम नहीं देंगे, हम पहले सब बुक करके रख लेंगे। तो फिर इसके बाद एक और वैक्सीन थी, उसका भी उन्होंने क्या कर दिया, उसका 78% डोज जो पैसे वाले से उन्होंने खरीद लिया। जा जाके दुकान दुकान पे बुक कर लिया, भैया हमको पहले दे देना, हमको पहले दे देना। 21 का पूरा डोज खत्म हो चुका है। अब सोचिए कि जब अमीर देश कितने हैं, अरे यही यूरोपीय संघ के देश जो आपको ये दिख रहे हैं, और फिर इसके बाद कुछ देश ऐसे अमेरिका, ये हुआ, ये वाला पोर्शन हुआ, तो ये लोग पैसे वाले हैं। तो ये लोग क्या किया, पूरा डोज बुक कर लिए हैं। और 22 इन लोगों की जनसंख्या कितनी है, 5-10 करोड़, किसी की 15 करोड़, किसी की 40 करोड़, 40-45 से कोई ऊपर है नहीं, सब उसी के रेंज में आ जाते हैं, 10-5 करोड़ के। अब हम जनसंख्या देखो तो हम लोग के पास ज़्यादा है ना, हमारे पास 135-30 करोड़, चाइना के पास भी बहुत ज़्यादा है, 150-200 करोड़ है। प्लस हम लोग जो दक्षिण एशियाई देश हैं, पाकिस्तान में भी ठीक ठाक पॉपुलेशन है, जितना बड़ा है नहीं उससे ज़्यादा पॉपुलेशन है। तो जितने इन लोगों के देश हैं उतना बड़ा तो हम लोग का एक राज्य हो जाता है। तो यही बात है कि ये लोग जब बुक कर लिए हैं, तो जो गरीब देश हैं, मान लो ये वाले देश जो हैं, इसके नीचे वाले ये वाले देश जो अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं देश, प्लस इसके बाद कुछ जो हैं जो मध्य जो यहाँ सऊदी अरबिया, ये तो मान लो पैसा वाला, और जो अलग अगल बगल हैं छोटे मोटे देश, तो ये सब गरीब देश है, इनका क्या होगा, इनकी भी पॉपुलेशन है। तुम 78-82% तुम बुक कर लिए हो। तो यहाँ पे क्या किया, जो राइटर ये बता रहे हैं कि इंडिया बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ पे 23 जनवरी को इंडिया में जो ब्राजील ब्राजील को इन्होंने 20 लाख वैक्सीन पहुंचा दी कि भैया तुम ले जाओ, तुम्हें 20 लाख वैक्सीन हम दे रहे हैं। प्लस इन्होंने अभी बांग्लादेश को वैक्सीन दे दी, जो अगल बगल नेपाल को भी दे दी, जबकि नेपाल इस समय हमारे ऊपर एकदम फन कार के बैठा है, जब चाहेगा तब डस लेगा।
तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने देश को भी दे रहे हैं, प्लस इसके बाद अपने देश में अभी कहाँ, हम 23 जनवरी को हमने अपने जो हेल्थ वर्कर थे उनको लगाया, उसी समय हम ब्राज़ील को 20 लाख डोज दे दिए। तो यहाँ पे देखते हैं कि मतलब जो भारत है वो क्या है, वैश्विक जो समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। जो अल्प विकसित और गरीब देश है उनका प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है, भारत कर रहा है निकल के। तो जो चाइना था वो भी अपना हाथ पैर गड़ा रहा था, वो जो उनकी है सोवैक्स जो उनकी वैक्सीन है सोवाक करके, तो उनकी वैक्सीन भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद नहीं आई। नेपाल ने तो उससे कदम ही अपने पीछे खींच लिए। तो बात यह है कि भारत जो है उन्होंने अपने पड़ोसी को दिया, प्लस इसके बाद जो अगल बगल के जो गरीब देश थे उसको भी उन्होंने पहुंचाना शुरू कर दिया। और फिर तो ये जो वैश्विक सहयोग है भारत ये आज से नहीं कर रहा है। जब कोल्ड वार पे जब बात हुई कि मतलब वर्ल्ड वार के बाद कौन सा गुट बनेगा, तो जो अमीर देश थे, मजबूत देश थे, वो चले गए कहाँ, उन्होंने अपना अपना ग्रुप बना लिया। कोई मित्र राष्ट्र, ध्रुव राष्ट्र, सब अपने 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 सब देश बना लिए कि हमारा इस जो पैसे वाले थे, मान लो तुम कहीं गए हो, हमारे पास पैसा 1 रुपया नहीं है जेब में, अब 3 लोग और खड़े हैं, उनके पास खूब जेब में माल है, और तुम्हारे साथ और 20-25 लोग हैं, तुम क्या करोगे, गरीबों इकट्ठा हो जाओगे कि हाँ चला हम लोग एक साथ रहेंगे, ये अमीर सब एक साथ हो जाएंगे। इसी तरह से जब गुट बन रहा था तो भारत बोला हम किसी तरफ नहीं जाएंगे, हम अपना अलग गुट बना लेंगे। तो उसी समय 1960 के दशक में हमारा क्या आया, गुट निरपेक्ष आंदोलन। तो भारत ने क्या चलाया, गुट निरपेक्ष आंदोलन, कि हम गरीबों का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारत उस समय जाके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दुनिया के जितने प्रॉब्लम्स थे उनको रखता था कि मतलब इस देश में इस तरह की दिक्कत है, इस देश में उस तरह की दिक्कत है। तो बात ये थी कि भारत क्या है, जो फार्मेसी की फील्ड है उसमें क्या कर रहा है, इन देशों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब देखिए जो यूरोपीय संघ थी वो फ्रीजन जो वैक्सीन है उनसे जाके 82% तो खरीद ही ली है, प्लस वहाँ बोल रही है 2 बार हम अपने यहाँ लगाएंगे, यूएसए बोल रहा है, और यूके बोल रहा है हम 4 बार अपने लोगों को लगाएंगे, और कनाडा बोल रहा है हम 6 बार वो करेंगे। तो ये लोग क्या है, ये लोग दूसरे देशों में तो किसी को देखने को नहीं मिल रही है, ये 4-4 6-6 बार लगाएंगे। तो इस तरह से कैसे जो बैलेंस है दुनिया में वो तो चल नहीं पाएगा बैलेंस। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, सबको मिलकर कार्य करना चाहिए। तो भारत का जो दृष्टिकोण है वह वैश्विक स्तर पर सहयोग से ही, मतलब भारत बोलता है कि वैश्विक स्तर पे जो सहयोग है उसी से कोविड-19 को ख़त्म किया जा सकता है। क्योंकि जब तक आप मिलके काम नहीं करोगे, आप क्या कर लोगे, अपने देश से कोविड-19 ख़त्म कर लोगे, फिर इसके बाद सोचोगे अपनी इकोनॉमी को बढ़ाएं जल्दी। अरे बढ़ा के तुम किसको बेचोगे, जब दूसरे देश में सब कुछ बंद रहेगा, किसी को वैक्सीनेशन नहीं हुआ, कोविड फैला हुआ है, तो तुम किसको सब कुछ बेचोगे। तो भारत बहुत चालाक है, वो हर तरफ से खेलता है, वो जानता है कि अगर पूरी दुनिया में कोविड खत्म हो जाएगा तभी तो हम पूरा आर्थिक व्यापार, आर्थिक गतिविधियां सब शुरू हो पाएंगे। जब कोविड-19 खत्म नहीं होगा तो कहाँ से कुछ हो पाएगा। तो जो ब्राजील था उसने चाइना के ऊपर आरोप भी लगा दिए बीच में कि इनकी जो वैक्सीन है सिनोवैक वो ख़राब है, उसकी जो इफ़िशियंसी, जो दक्षता है उसकी उतनी नहीं है जितनी दूसरी वैक्सीनों की है। तो फिर इसके बाद तो यहाँ पे चाइना काम खत्म हो गया, तो सामने कौन निकल के आया, निकल के आया इंडिया। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडिया के साथ पूरे दुनिया के देशों को काम करना चाहिए। देखिए जो अभी 2015 में जो सतत विकास लक्ष्य आया उसमें अगर आप देखोगे तो उसमें क्या है, तीसरा गोल है जो एक अच्छे स्वास्थ्य और एक अच्छी जीवन शैली के लिए लोगों को प्रेरित करता है। लेकिन कोविड-19 से पहले ही पूरा डाउन हो रहा था, मतलब ऐसा नहीं था कि जो लक्ष्य है 2030 तक, क्या 2090 तक नहीं पाएंगे लोग, जिस हिसाब से इन लोगों की प्रोग्रेस है। कोविड-19 से पहले ही जो दुनिया की 6% लगभग आबादी थी वो अत्यंत गरीबी की तरफ बढ़ रही थी। जो 6% था वो लगभग 71 मिलियन लोग थे। 71 मिलियन का मतलब 1 मिलियन में 10 लाख, तो 71 मिलियन में 7 करोड़ 10 लाख लोग क्या थे, एकदम भयंकर गरीबी की तरफ जा रहे थे। मतलब न खाने को, न पीने को पानी, न रहने को जगह है। मतलब रहने को जगह तो छोड़ो, पीने को पानी नहीं है, खाने को खाना नहीं है, खा क्या रहे हैं, मेढक खा रहे हैं, ये काकरोच खा रहे हैं, जिससे आप लोग देख के डर जाते हो काकरोच आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब बहुत दिक्कत है। कोविड-19 से पहले जब सोचो ये हालत है 6%, तो आने वाले समय में और बदतर हालत होगी। तो इस समय क्या करना चाहिए, पूरी दुनिया को एक साथ मिलके काम करना चाहिए। तो जो भारत में अभी देखिए जो वहाँ पे एक ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय की जो कोविडशील्ड है और एस्ट्राजेनेका की जो वो वैक्सीन है, ये कहाँ बनाई जा रही है, कोविडशील्ड भारत में बनाई जा रही है। तो भारत में जो बनाई जा रही है तो इसकी लागत बस $3 आ रही है। काहे, क्या है कि यहाँ पे लेबर सस्ता है, दूसरी बात यहाँ पे अधिग्रहण और सब, अधिग्रहण में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन ज़मीनों में सस्ती मिल जाती है, वो बहुत ज़्यादा महंगी मिलती नहीं है लोगों को। उन लोगों को जैसे अब अमेरिका में कोई मान लो प्लांट लगाना है इनको बनाने के लिए, वैक्सीन के लिए, अब वहाँ जाएंगे, वहाँ के लेबर इतना महंगा है, वहाँ पे लेबर कॉस्ट, दूसरी बात
डॉलर करेंसी है। अब वहाँ पे अगर कोई काम कर रहा है उसको $10 देना है। $10 मतलब एक दिन में कितना हो गया, 10 सत्ते 70, $10 का 700 रुपया। अब 700 रुपया वो देंगे कि फिर इसके बाद अब यहाँ इंडिया आ गया। अब इंडिया में क्या है, 300 400 रुपये लेबर है, 300 400 रुपये का आप 70 के हिसाब से कहा, 7 चौक 28, तो कितना हो गया, $4 5 में इंडिया में जब काम निकल जाएगा लेबर में, तो वहाँ क्या जरूरत है 800 900 रुपया देने की इंडियन करेंसी में। तो यही फायदा है, इसलिए क्या प्रोजेक्ट कहाँ लगाए गए हैं, इंडिया में। और इंडिया में जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाने की एक डोज बनाने की कितनी लागत आ रही है, $3, जबकि जो कोवैक्सीन है उसकी कितनी लागत आ रही है, $4.2। तो यहाँ पे जो अमेरिका के जो हमारे बाइडन साहब आए हैं, बाइडन साहब ने बोला कि हम कोवैक्सीन बनाने में हेल्प करेंगे और दुनिया के सामने हम मतलब दुनिया जो गरीब देश है उनका प्रतिनिधित्व करने में जो इनका सहयोग कर रहे हैं भारत जैसे देश, दक्षिण भारत क्षेत्र के जो देश हैं हम उनके साथ क्या करेंगे, निकल के आएंगे, हम लोगों की मदद करेंगे। तो जो अभी बाइडेन साहब जो बने हैं उनका अप्रोच एकदम ट्रंप से एकदम अलग है। जो ट्रंप साहब थे हमारे, वो क्या करते थे, बस इकोनॉमी फोकस करते थे। लेकिन जो बाइडेन है वो कहाँ है, वो लोकतंत्र की मर्यादा को ध्यान में रख के कार्य करते हैं। तो देखिए जैसे ये जो टीका है, इसने क्या किया है कि जो टीकाकरण वाली जो राजनीति है ना दुनिया में, बहुत खतरनाक रूप से फैल रही है। जो देश है अमीर देश वो अपने लोगों को लगवा ले रहे हैं, मैंने बताया है, गरीब देश लगवा नहीं पा रहे हैं। तो इस समय क्या है, इस समय राष्ट्रवाद की भावना नहीं होनी चाहिए इसको लेकर के मित्रों। इस समय किसकी भावना होनी चाहिए, वैश्विक समुदाय की भावना होनी चाहिए, क्योंकि वैश्विक समुदाय ही वैश्विक विकास करेगा, जिससे किसी भी राष्ट्र का विकास संभव है। तो ये आर्टिकल था हमारा। अब चलिए नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं, ये अर्बन विजन के बारे में क्या बता रहा है। तो अर्बन विजन हम देख लें। तो देखिए राइटर यही भी इसमें बता रहे हैं कि जो अभी बजट आया, अब बजट में पहले तो कोविड आ गया है, कोविड के बाद जो बजट आया उसमें जरूरी था कि बजट लेके आओ। दूसरी बात आप शहरीकरण पे फोकस कर रहे हो। तो यहाँ पे सरकार 2021 के बजट में कोच्चि केरल में और फिर उसके बाद तमिलनाडु में बहुत ज़्यादा रोड पे फोकस दे रही थी कि हाँ रोड बनाएंगे, मेट्रो बनाएंगे, 13,000 करोड़ 64,000 करोड़ रुपया, 2,000 करोड़ रुपया, इतना इतना रोड के लिए पैसा दिया है। पीपीपी मॉडल पे वहाँ रोड बनाने की ये सोच रहे हैं। तो देखिए बात ये है, जब कोविड-19 खत्म हुआ आप शहरीकरण पे फोकस दे रहे हो, तो आपको लोगों को किसके विकास की जरूरत है, एक शहरीकरण के विकास से विकास नहीं हो जाता है मित्रों कि आप रोड बना दे उससे विकास होगा। विकास होता है लोगों को अच्छी सुविधा, अच्छा स्वास्थ्य, रहने के लिए शहर में कम से कम रेंट पे उनको मकान मिल जाए। अब जो गरीब असलम जो बनते हैं, जो बोलते हैं मलिन बस्ती जिनको बोला जाता है, वो कैसे बनती हैं, उनको रहने के लिए उनके पास इतनी क्षमता ही नहीं कि वो अफोर्ड कर सकें। जो अब मान लो कहीं गए, कोई गांव से मजदूर गया किसी शहर में रहने, अब शहर में वो गया है, तो वहाँ पे गया तो देखा 8 8 10 10 हज़ार के रेंट पे एक एक रूम मिल रहे हैं, 12 12 हज़ार पे, उसकी सैलरी है 5 हज़ार। अब वो कहाँ से वहाँ पे रह पाएगा। तो सरकार को ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके लिए रेंटल योजना बजट में लानी चाहिए, जिससे वो शहर में जाके काम कर सके। तो जो फर्म छोटे मोटे बंद है असंगठित क्षेत्र के, वो कार्य करेंगे, तो उसमें यही मजदूर काम करते हैं। अब कोई बीटेक और एमटेक किया हुआ थोड़ी जाएगा इसमें, ये छोटे वाले पालूम जो कारखाना है उसमें बढ़ के घिसाई करेगा। ये तो यही आदमी जो बेचारे अनपढ़ हैं वही जाके कार्य करते हैं। तो सरकार को अर्थव्यवस्था चलाने के लिए इनके रेंट की व्यवस्था करनी चाहिए, रेंटल हाउस देने चाहिए, जिसमें ये पीपीपी मॉडल हो, चाहे अपने से बजट में पैसा खर्चा करें। जैसे मकान, जैसे मायावती ने यूपी में शुरू किया था ना, कि वहाँ पे शहर में जाके लोगों को शहर में रहने के लिए बस्तियाँ बना दी थी, बिल्डिंग बना दी, उसमें आज भी लोग रहते हैं। तो उस तरह से इन्हें प्रोजेक्ट में ट्रांसपेरेंसी के साथ, पारदर्शिता के साथ ऐसे प्रोजेक्ट शुरू करने चाहिए जहाँ पे लोग गांव से जाके वहाँ पे रह सकें, और रहेंगे तभी तो काम होगा, तभी इकोनॉमी बढ़ेगी, ऐसे हवा में थोड़ी नहीं बढ़ेगी। तो आपको बस इस पे नहीं फोकस देना चाहिए। अब बात करें इसमें बस सेवा की, तो भारत में बस सेवा भी बहुत बुरी हालत में है। आदमी क्या करता है, देखता है बस का टिकट बहुत महंगा है यार, अब यहाँ से 30 किलोमीटर जाना है तो हमें 50 60 रुपये भाड़ा देना पड़ेगा जाने का, 30 40 रुपये आने का, जाने बाने का मान लो 100 150 पड़ गया, उतने में हम 100 रुपये का पेट्रोल डलाएंगे और आराम से जाएंगे, 30 रुपये में आराम से आएंगे। अब वो उससे जाएंगे आएंगे तो क्या, उनका पहले बात तो वो ट्रांसपोर्ट जो है वो कम एमिशन करेगा, मतलब क्या होगा, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ेगा। दूसरी बात पर्यावरण में प्रदूषण बढ़ेगा। तीसरी बात एक्सीडेंट का खतरा होगा। तो यही सब बात है। तो सरकार को क्या, बस को एकदम सुचारू रूप से चलाना चाहिए। बस में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें, इलेक्ट्रिक बस चलाएं। तो यहाँ पे जो भारत में अभी जो बस सेवा है वो भी बहुत बुरी हालत में है। अब
पर 1000 आदमी पे, प्रति 1000 व्यक्ति पे कितनी बस है? 1.2 बस, मतलब एक और आधी का आधा, मतलब एक बस और आधी का आधा, मतलब 1.2 बस पर 1000 व्यक्ति। अब आदमी कहाँ कहाँ बैठेगा? ऊपर नीचे बैठेगा। अब कोविड-19 के बाद लोग इसमें बैठने से भी कतराएंगे, क्योंकि कोविड-19 में इसी ह्यूमन से ह्यूमन इन्फेक्शन हो रहा था, आदमी से आदमी में। अब लोग एक दूसरे से सट के थोड़े ट्रेन में बैठना चाहेंगे, भैया दूरी बैठो दूरी बैठो। तो इसी तरह से जो अब हमारे कंपैरिजन में थाईलैंड में 8.6 बस है 1000 आदमी पे, जो मतलब बहुत अच्छे देश नहीं है, मिडिल मिडिल इनकम के देश हैं। दक्षिण अफ्रीका में 6.5 बस हैं 1000 आदमी पे, और अपने यहाँ एक ही बस है लगभग 1000 आदमी पे। अब 1000 आदमी सोचो कहाँ कहाँ बैठेंगे उसमें। तो यही सब बात है यहाँ पे। जो राइटर है वही बोल रहे हैं कि जो सरकार है उसको शहरीकरण पे ही फोकस नहीं देना चाहिए, उसको फोकस देना चाहिए प्रशासनिक सुधार के साथ। लोगों को हर व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोग शहर में रहने के काबिल हो, काम कर सके, गांव में भी अच्छी व्यवस्था हो, गांव में कृषि भी अच्छे से कार्य करे। तो यही बात है कि शहरीकरण की चुनौती में मेट्रो और बस प्रणाली से ही अनुभव नहीं मिलेगा बढ़िया। तो ये अर्बन विजन में राइटर यही बोल रहे हैं। अगर आप इसका हिंदी रूपांतर पढ़ना है तो नीचे स्लाइड, पीडीएफ में नीचे स्लाइड करके देख लीजिएगा, पूरा हिंदी में लिखा हुआ है जो जो की पॉइंट्स हैं। और नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। जो बाइडेन साहब अभी हमारे प्रेसिडेंट बने हैं अमेरिका के 46वें, तो इनके बारे में बताया गया है कि इनके सामने क्या क्या कंडीशन दिक्कत है। तो इनके सामने जो दिक्कत है वहाँ पे हम देखें तो पहली बात कि ये चीन अमेरिका जो संबंध है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रम्प साहब आए थे पूरा बर्बाद कर दिए, इतना ट्रेड वार चलाए कि मतलब ट्रेड वार के साथ कोल्ड वार ला रहे थे, और ये अभी इस बार रह जाते तो पता नहीं कौन कौन सा वार ही करा देते दुनिया में। तो ये क्या है, जब दुनिया का तुम सबसे पावरफुल देश हो तो यहाँ पे तुम्हें ऐसे वो नहीं करने चाहिए ना जिससे गुटबाजी हो। अब इंडिया, चाइना और रूस एक साथ गुटबाजी कर रहे हैं इनके खिलाफ। रूस को बहुत पहले से ही आग है इनको लेकर के, हम इनको तो बर्बाद करेंगे ही। तो जो बाइडेन साहब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? चीन अमेरिका संबंध है। दूसरी चुनौती जो है वो भारत अमेरिका, जो अफगान वाला है, जो तालिबान वाला। तालिबान में 1999 2000 से घुसे हैं, आज तक निकल नहीं पाए, 20 साल 21 साल होने जा रहा है। तो वहाँ पे इनके जो सैनिक जो ट्रूप्स हैं वो मर रहे हैं तब से। और पाकिस्तान आता है इसमें मीडिएटर बन के, क्योंकि पाकिस्तान का ही पैदा किया हुआ तालिबान है, और पाकिस्तान इसमें बीच में कूद कूद के आता है कि हम समझौता करेंगे समझौता करेंगे। अब ट्रम्प इसी पे इलेक्शन जीतना चाह रहे थे, इलेक्शन जीत नहीं पाए। अब बाइडेन साहब आए हैं, बाइडेन साहब देखो क्या करते हैं। और दूसरी बात है जो यूरोपीय संघ है और पश्चिमी एशिया वाले देश हैं। अब पश्चिमी एशिया में हमारा ये सऊदी अरब आ जाता है, और दूसरा यमन, ओमान, सीरिया और यमन में जो है वो गृह युद्ध चल ही रहा है। अब उसको इनको लेकर टैकल करना क्या है कि दुनिया के नेता तो यही बनते हैं, जब बनते हैं तो अपना नेता वाला कार्य करिए, जाके संभालिए लोगों को। और जो पश्चिमी एशिया में जो सऊदी अरब है उसका इजराइल से हमेशा तानातानी चलता ही रहता है, इस्लामिक जितने देश है, क्योंकि वहाँ धर्म का भी मुद्दा आ जाता है इजराइल में। और ट्रम्प साहब थे इजराइल को खूब सपोर्ट कर रहे थे। तो अब देखिए इनके सामने जो चुनौती आई है पश्चिमी एशिया की, इजराइल और सऊदी अरब और सबको लेकर इनका रिलेशन कैसा रहता है, इनका व्यू क्या रहता है। अब बात कर लेते हैं भारत और अमेरिका के, हम और अमेरिका कैसे हैं इनके बारे में। देखिए पहले से ही इनके साथ हमारी दिक्कत रही है। जब हमने परमाणु परीक्षण किया था तब अमेरिका ने ही तो बवाल काटा था। आपने मूवी देखी होगी, उसमें समझ में आया होगा किस तरह से बवाल करता था अमेरिका। वो चाहता नहीं था कि भारत परमाणु परीक्षण करके इस देश में शामिल हो जाए, प्रतिबंध भी लगाया फिर इसके बाद। और फिर जो कश्मीर का मुद्दा है वो भी बहुत मैटर रखता है, और CANRC पे भी इन्होंने बोला था। और इनके जो जो छोटे मोटे जो सीनेट हैं उन्होंने भी बयान दिए थे। प्लस जो कश्मीर का मुद्दा था इस पे भी इनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है, जो कश्मीर का एकीकरण किया गया है। और फिर सबसे मेन मुद्दा है चीन के खिलाफ। तो जो हिंद महासागर में ट्रम्प थे, और फिर इसके बाद इंडिया, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान जो क्वाड समूह बना के जो अभ्यास कर रहे थे उसको आगे लेके अभ्यास करते हैं कि क्या करते हैं, इसको आगे देखने का है कि दक्षिण चीन सागर में जो उत्पात मचाया है, और जो इनका चीन का जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव जो कार्यक्रम है उसको लेकर के अमेरिका का जो जोई बाइडेन साहब उनका रवैया क्या रहता है इसके बारे में राइटर बोल रहे हैं। तो देखिए ये जो हैं बाइडेन साहब ये अच्छे नेता हैं, ये लोकतंत्र की मर्यादा को बहुत अच्छे से समझते हैं और उसको रख के ही कार्य करते हैं। ये तालिबान वाला में भी कार्य कर चुके हैं। तो देखिए अब आगे आने वाले 4-5 साल में ये क्या क्या करते हैं और दुनिया को किस वे में लेके जाते हैं, क्योंकि अभी चाइना को टाइम लगेगा इनकी जगह रिप्लेस करने में। और शुक्र मनाइए अभी तक यही है कि चाइना
इनको रिप्लेस करके ऊपर न आए। देखिए अगर चाइना नंबर 1 पे पहुंच गया तो फिर वो दुनिया में बस एक ही काम करेगा, वो काम है कब्जा करना, पूरी दुनिया पे कब्जा कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, ये था हमारा टोटल आज का डिस्कशन। और अगर आप इसको अच्छे से हिंदी में पढ़ना चाहते हैं, नीचे स्लाइड करके पीडीएफ में डाउनलोड पढ़ लीजिएगा। और मैंने इस पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहाँ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन होकर के वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, तब तक के लिए धन्यवाद।